Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. जय हिंद दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है कि सरकार के आदेश पर ऑफलाइन क्लास बंद हो चुकी है। हमारी पूरी केसीजी की टीम ने कोशिश की है कि हम आपके सामने ऑनलाइन क्लास लेकर के प्रस्तुत हों। देखिए, आप सबको पता है कि एसआई का एग्ज़ाम सिर पर है और एसआई में पॉलिटी का कितना ज़्यादा महत्व है। इसलिए मैंने कोशिश की है कि मैं सबसे पहले आपको पॉलिटी ही पढ़ाऊं। तो पॉलिटी को पढ़ना है, उसके साथ साथ आप सबको घर पर बैठ करके तैयारी भी करनी है। देखिए, घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये भी आप सबको पता है कि चाहे लॉकडाउन लग जाए, चाहे कुछ भी लग जाए, हमारे अगर इरादे मजबूत हैं तो हम उन इरादों को प्राप्त करने से ज़्यादा दूर नहीं रह सकते। बस हमें कोशिश करनी है कि घर पर जो हम लगातार 3 से 4 घंटे कोचिंग में दे रहे थे, वो 3 से 4 घंटे वो अपने घर पर देना शुरू कर दें। और अगर आपको कोई समस्या आती है, उसके लिए पूरी केसीजी की टीम आपके साथ है। उसी का एक हमारा छोटा सा प्रयास है कि हम सब आप सबको ऑनलाइन क्लास देने के लिए उपलब्ध हुए हैं। चलिए, ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे, हम अपने टॉपिक की शुरुआत करेंगे। देखिए, पॉलिटी सबसे ज़्यादा आजकल एग्जाम में पूछी जा रही है, इसलिए मैं पॉलिटी की शुरुआत करूंगा। तो पॉलिटी को समझने के लिए आप सबको पता है कि हमें सबसे पहले समझना पड़ता है संविधान। संविधान क्या है कि नियम और कानूनों का एक संग्रह है। नियम और कानूनों का जो संग्रह है, इस संग्रह को कहा जाता है साहब आपका संविधान। देखिए साहब, अगर कोई भी व्यक्ति का जीवन रहा हो या कोई भी संस्था रही हो या कोई भी देश रहा हो, उसको चलाने के लिए कुछ ना कुछ नियम और कानूनों की आवश्यकता पड़ेगी। जहां नियम और कानून फेल हो गए, वहीं पर शासन चलना बंद हो जाता है। तो ऐसे ही भारत सरकार को भी अपना देश चलाने के लिए जो नियम और कानूनों की आवश्यकता पड़ती है, उन्हीं नियम और कानूनों के संग्रह को कहा जाता है साहब आपका संविधान। संविधान की अगर बात की जाए तो संविधान साहब आपका 2 प्रकार का है। एक संविधान जो है जिसे कहा जाता है साहब आपका लिखित संविधान, और दूसरा संविधान जो है उसे कहा जाता है साहब आपका अलिखित संविधान। बड़ा सिंपल है। देखिए, अगर लिखित और अलिखित की बात की जाए तो देखिए, इन दोनों में कुछ विशेष अंतर नहीं है। अगर संविधान के जो नियम और कानून है उन सबको एक साथ अगर लिख दिया जाए तो वो सारा वो लिखित संविधान के अंतर्गत आ जाएगा, और अगर लिखे गए कानून अलग अलग हो जाए तो वो क्या हो जाएंगे साहब आपके अलिखित संविधान में हो जाएगा। अगर संविधान के इतिहास की अगर बात की जाए तो सबसे पहले जो संविधान दिया गया था, वो सबसे पहले संविधान देने वाला जो देश था, उस देश का नाम था साहब आपका ब्रिटेन। ब्रिटेन ने 1215 में अपना संविधान सबसे पहले लागू किया था, और इस संविधान की विशेषता थी कि यह संविधान अलिखित संविधान था। अब यहाँ पर एक शब्द आया ब्रिटेन। इस ब्रिटेन को समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है। देखिए, बहुत सारे लोग ये कंफ्यूज हो जाते हैं कि ब्रिटेन साहब इंग्लैंड है। इंग्लैंड नहीं है। ब्रिटेन असल में क्या है, ये 4 देशों का एक संघ है। एक और बात आपको ध्यान रखनी है कि हमारे देश पर इंग्लैंड का अधिकार नहीं था साहब। हमारे देश पर जो शासन था वो किसका था साहब आपका ब्रिटेन का शासन था। देखिए, कहानी क्या शुरू होती है कि इंग्लैंड आप सबको पता है कि एक राजतंत्र वाला देश है। तो वहां पर जो राजा थे, उन राजाओं ने कोशिश की और कोशिश करके सन 1535 में अपने इंग्लैंड जो देश था, इस इंग्लैंड के अंदर एक देश को शामिल कर लिया जिसका था नाम आपका वेल्स। अब आगे कहानी बनी। सन 1707 में इन इंग्लैंड और वेल्स के साथ एक और देश शामिल हो गया, जिस देश का नाम था साहब आपका स्कॉटलैंड। इस प्रकार से ये 3 देशों का एक संघ बन गया। इसी 3 देशों के संघ को एक नाम दिया गया। वो जो नाम था वो नाम था साहब आपका ग्रेट ब्रिटेन, जिसको नाम दिया गया ग्रेट ब्रिटेन। आगे कहानी क्या होती है, एक देश था आयरलैंड। आयरलैंड के अंदर जनता वहां पर परेशान थी। जनता सोच रही थी कि आधी जनता का पक्ष था कि हमें ब्रिटेन के साथ शामिल होना चाहिए, और आधी जनता अपने आप को स्वतंत्र चाहती थी। इस प्रकार से सन 1921 में वहां पर जनमत संग्रह कराया गया, और आयरलैंड के जो भाग ब्रिटेन के साथ शामिल होना चाहता था उसको एक संघ का नाम दिया गया, उसको नाम रखा गया उत्तरी आयरलैंड। इस प्रकार से 1921 में एक संघ तैयार हो गया जिसको कहा गया आपका ग्रेट ब्रिटेन, जिसके अंदर एक और देश शामिल हो गया जिसका नाम था साहब आपका उत्तरी आयरलैंड। इसी इंग्लैंड देश ने, ध्यान रखना है, इंग्लैंड देश ने 1215 में यहाँ के उस समय पर राजा थे, राजा का नाम था जॉन किंग। इनके द्वारा ही सबसे पहला विश्व को संविधान दिया गया था। इस संविधान की विशेषता थी कि अलिखित संविधान था, इसलिए इस ब्रिटेन के संविधान को संविधान की जननी भी कहा जाता है। संविधान की जननी भी कहा जाता है।
देखिए साहब, एक और बात आपको समझनी है, कंफ्यूज बिल्कुल मत होना। अगर सवाल आ जाए कि विश्व में सबसे पहला संविधान किसने दिया था, तो विश्व का सबसे पहला संविधान जो दिया गया था वो इंग्लैंड ने दिया था। मगर चूंकि वर्तमान समय में इंग्लैंड एक अलग देश भी है और साथ के साथ एक संघ में भी शामिल है, इसलिए माना जाता है कि सबसे पहला संविधान किसका हुआ साहब, आपका ब्रिटेन का हुआ। क्योंकि इन चारों देशों के अंदर एक ही संविधान काम करता है साहब, ग्रेट ब्रिटेन प्लस उत्तरी आयरलैंड, और ग्रेट ब्रिटेन में 3 देश हो गए, इंग्लैंड, वेल्स और स्कॉटलैंड। ये तो चर्चा हुई साहब आपके लिखित संविधान की। अब थोड़ी सी हम चर्चा करते हैं साहब आपके लिखित संविधान की। अगर विश्व में सबसे पहले लिखित संविधान देखा जाए तो सबसे पहला जो संविधान था वो साहब आपका अमेरिका का था। इसके अंदर साहब आपके 50 राज्य इसके अंदर शामिल हैं। इन 50 राज्यों को धीरे धीरे अमेरिका के अंदर शामिल किया गया था। उससे पहले कहानी क्या होती कि साहब 17 सितंबर 1787 में इस 50 में से 11 राज्यों ने सबसे पहले संविधान को अपनाया था। सबसे पहले इन्होंने संविधान को अपना लिया और यह संविधान जो था पूरी तरीके से जो लागू हुआ था वो 4 मार्च 1789 में प्रभावी हो गया था। इस प्रकार से सबसे पहला अगर संविधान माना जाए तो सबसे पहला लिखित संविधान देश अमेरिका के द्वारा दिया गया और सबसे पहला अलिखित संविधान जो था वो साहब आपका ब्रिटेन के द्वारा दिया गया। अब ये तो हमने थोड़ा सा ओवरऑल संविधान की चर्चा कर ली। भारतीय संविधान को भी हाथ के हाथ देख लेते हैं। भारत के अगर संविधान की बात की जाए तो जो भारतीय संविधान है वो भारतीय संविधान एक प्रकार का साहब लिखित संविधान है और लिखित के साथ साथ ये दुनिया का सबसे बड़ा सबसे विशाल संविधान भी कहां का है साहब आपका, ये भी भारत का ही है। सबसे विशाल संविधान भी भारत का भी है। अगर आपको कोई जानकारी अच्छी लग रही तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए साहब अब आगे बढ़ेंगे। अब हम बात करेंगे कि साहब हमारा संविधान बना कैसे है, इस संविधान को कैसे बनाया गया। आप सबको पता है कि ब्रिटेन का हमारे देश पर अधिकार था। ये ब्रिटेन के सामने क्या ऐसी मजबूरियां आ गई कि इसने हमारा संविधान बनाने की अनुमति हमें प्रदान कर दी। इसको समझने के लिए सबसे पहले हमें कुछ शब्दों को समझना पड़ेगा। देखिए साहब, एक शब्द होता है जिसका नाम है उपनिवेश। उपनिवेश बड़ा आसान है। उप का मतलब होगा साहब दूसरा, निवेश का मतलब होगा रहने का स्थान। देखिए, जब भी कोई देश अपने किसी दूसरे देश पर अधिकार करके वहां पर अपना निवास स्थान स्थापित कर ले तो उसको कहा जाएगा साहब उपनिवेश। जैसे भारत पर ब्रिटेन का उपनिवेश था, ब्रिटेन का उपनिवेश था साहब भारत, क्योंकि ब्रिटेन के लोग ब्रिटेन में भी रहा करते थे और साहब आपके भारत में भी रहा करते थे। देखिए, केवल मैं आपको समझाने की दृष्टि से बता रहा हूं कि ब्रिटेन के लोगों का एक ब्रिटेन भी घर हो गया साहब और साथ के साथ भारत भी हो गया, तो भारत ब्रिटेन का क्या हो गया, उपनिवेश हो गया। अब दूसरी एक और बात समझते हैं साहब। देखिए, सेकेंड वर्ल्ड वॉर का बहुत बड़ा इफेक्ट रहा हमारे देश में संविधान बनाने में। कैसे रहा इसको भी जरा समझना है। देखिए, सेकेंड वर्ल्ड वॉर 1 सितंबर 1939 से शुरू होकर के 2 सितंबर 1945 तक ये द्वितीय विश्व युद्ध या सेकेंड वर्ल्ड वॉर चला था। इसमें एक महाशक्ति थी जिस महाशक्ति का नाम था साहब आपका ब्रिटेन। ब्रिटेन जो था ये मित्र राष्ट्रों का नेता हुआ करता था। मित्र राष्ट्र थे, ये मित्र राष्ट्रों का जो नेता हुआ करता था वो साहब आपका ब्रिटेन था। और ब्रिटेन के इस समय पर जो प्रधानमंत्री हुआ करते थे उनका नाम था साहब आपका चर्चिल। और दूसरा ब्रिटेन का साथी जो था उसका नाम था साहब आपका अमेरिका। और अमेरिका के इस समय पर राष्ट्रपति भी आप देख लें तो राष्ट्रपति थे साहब आपके रूजवेल्ट। और साथ के साथ तीसरा देश जो बड़ा देश उस समय पर था उसका नाम था साहब आपका सोवियत संघ। और सोवियत संघ के जो इस समय पर राष्ट्रपति थे उनका नाम था साहब आपका स्टालिन। और दूसरी तरफ जो हुआ करते थे, ये दूसरी तरफ जो हुआ करते थे इनको हम कह सकते हैं कि साहब ये मित्र राष्ट्र थे। और दूसरी तरफ जो हुआ करते थे वो साहब आपके धुरी राष्ट्र थे। धुरी राष्ट्र में हम ज्यादा से ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि अभी इस समय पर हमें संविधान पढ़ना है। तो इधर एक महाशक्ति साहब आपकी जर्मनी थी और जर्मनी का शासक तो हर बच्चे को पता है कि साहब इसका नाम था हिटलर। और दूसरी महाशक्ति थी जिसका नाम था साहब आपका जापान। और जापान का शासक जो थे उनका नाम था हिरोहितो। हिरोहितो जापान के शासक थे। ज्यादा चक्कर में पढ़ना नहीं है। इधर एक और महाशक्ति देख लेते हैं जिसका नाम था साहब आपका ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया इधर ही था, जरा ध्यान रखना। एक और महाशक्ति थी जिसका नाम था साहब आपका इटली। इटली मुसोलिनी इधर था। इटली के बारे में एक और सवाल जरा आपको साहब ध्यान रखना है। वो क्या ध्यान रखना है कि इटली एक ऐसा देश था जो पहले विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्रों के साथ था और दूसरे
दूसरे विश्व युद्ध में ये साहब आपका पहुंच गया था धुरी राष्ट्रों की तरफ। ये जो राष्ट्र थे इनको कहा गया था साहब आपका धुरी राष्ट्र। अब आगे की कहानी क्या हुई, बड़ा सिंपल, इन दोनों के बीच में युद्ध चला जिसको सेकंड वर्ल्ड वार नाम दिया गया। कहानी क्या होती है कि साहब सेकंड वर्ल्ड वार में बड़े पैमाने पर ब्रिटेन की हार हुई। हार ये बाद में जीत में बदली थी, मगर ब्रिटेन के बहुत सारे लोग इस युद्ध में मारे गए। जब युद्ध में लोग मारे गए तो मारे जाने के बाद बड़े पैमाने पर क्या हुआ, वहां पर नरसंहार के साथ साथ पैसे की भी हानि हुई, जिस कारण से ब्रिटेन को जान माल की बहुत बड़ी हानि हुई थी। इसके बाद 1945 में ब्रिटेन में चुनाव करवाए गए। अब 1945 में साहब ब्रिटेन के जो चुनाव हुए थे, इन चुनावों ने भारत के इतिहास को पूरी तरीके से बदल के रख दिया। अब आप कहोगे कि कैसे बदल के रख दिया, तो इसको जरा समझ लेते हैं साहब। अब ब्रिटेन में ये जो चुनाव हुए, इन चुनाव में ब्रिटेन में दो बड़ी पार्टियां हैं साहब। एक बड़ी पार्टी है लेबर पार्टी और दूसरी बड़ी पार्टी है जिसका नाम है साहब आपका कंजरवेटिव पार्टी। अब कंजरवेटिव पार्टी होगी, लेबर पार्टी होगी। कंजरवेटिव पार्टी के इस समय पर जो उम्मीदवार थे वो साहब आपके चर्चिल ही थे, और लेबर पार्टी की तरफ से जो उम्मीदवार आए थे इनका नाम था साहब आपका क्लीमेंट एटली। अब होता क्या है कि दोनों प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार थे। चुनावी भाषणों का दौर चल रहा था। चुनावी भाषणों में चर्चिल साहब ये कहते हैं कि जितने भी उपनिवेश हैं सेकंड वर्ल्ड वार के कारण से हमारे हाथ से निकल गए हैं, हम इन उपनिवेशों को दोबारा से स्थापित करेंगे। जबकि क्लीमेंट एटली अपने चुनाव प्रचार में कह रहे थे कि जो भी उपनिवेश अभी हमारे कब्जे में हैं, हम इन उपनिवेशों को बाहर करेंगे, इनको आजाद करेंगे, और आजाद करने के लिए इनके लिए एक संविधान का निर्माण भी करेंगे। आप सबको पता है कि भारत भी ब्रिटेन का उपनिवेश था, तो क्लीमेंट एटली ने अपनी चुनावी सभा में यह भी कहा कि हम भारत को आजाद करने के लिए वहां पर एक संविधान सभा का गठन करेंगे। होता क्या है कि ब्रिटेन की जनता की समझ में आ गया कि अगर हमने दोबारा से उपनिवेशों पर अधिकार किया तो हो सकता है कि तीसरा विश्व युद्ध भी हो जाए। तो इसलिए ब्रिटेन की जनता ने लेबर पार्टी के क्लीमेंट एटली को अधिक से अधिक वोट देकर के इन्हें ब्रिटेन का प्रधानमंत्री बना दिया। तो नए ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बने जिनका नाम था साहब क्लीमेंट एटली। एक सवाल यहीं पर याद कर लें। एक सवाल यह है कि साहब क्लीमेंट एटली उस समय पर, जिस समय हमारा देश आजाद हुआ, उस समय पर ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? क्लीमेंट एटली थे। अब क्लीमेंट एटली ने अपनी चुनावी सभा में घोषणा कर दी थी कि चाहे कुछ भी हो जाए, अगर मैं प्रधानमंत्री बनता, हमारी पार्टी की सरकार बनती है, तो हम भारत को आजाद करने के लिए या वहां पर संविधान का निर्माण करने के लिए एक संविधान सभा का गठन करेंगे। इसी संविधान सभा का गठन करने के लिए क्लीमेंट एटली ने एक मिशन भारत में भेजा, जिस मिशन का नाम था कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन क्या था अभी चर्चा करते हैं। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना तो ले सकते हैं। कैबिनेट मिशन, कैबिनेट मिशन की अगर बात की जाए तो ये देखिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। कैबिनेट मिशन की अगर बात की जाए तो कैबिनेट मिशन भारत में जब आया था तो 24 मार्च सन 1946 का वो दिन था जिस दिन ये भारत में आया था। इससे जुड़ी हुई बहुत सारी चीजें तो मैं आपको लगातार क्लास में बता चुका हूं, फिर भी थोड़ा सा एक बार और चर्चा कर लेते हैं। देखिए साहब, कैबिनेट मिशन एक 3 सदस्य मिशन था। इस मिशन के जो अध्यक्ष थे इनका नाम था साहब आपका पैट्रिक लॉरेंस। दूसरा जो इनके सदस्य थे, दूसरे सदस्य थे साहब आपके स्टेफर्ड क्रिप्स, और तीसरे जो सदस्य हुआ करते थे स्टेफर्ड क्रिप्स, और तीसरे जो सदस्य थे इनका नाम था साहब एबी अलेक्जेंडर। अब कहानी आगे की क्या है जरा एक मिनट नहीं। अलेक्जेंडर एक तीसरे सदस्य थे। पैट्रिक लॉरेंस उस समय पर भारत सचिव थे, और स्टेफर्ड क्रिप्स उस समय पर व्यापार बोर्ड के अध्यक्ष हुआ करते थे। व्यापार बोर्ड के अध्यक्ष हुआ करते थे उस समय पर ये साहब, और ये नौसेना मंत्री थे या नौसेना प्रमुख उस समय पर थे। एबी अलेक्जेंडर नौसेना प्रमुख उस समय पर थे। एक सवाल यहां से बन सकता है कि कैबिनेट मिशन जो भारत में आया, इस कैबिनेट मिशन के प्रमुख कौन थे? तो कैबिनेट मिशन का जो प्रमुख बनाया गया था वो प्रमुख बनाया गया था साहब आपका पैट्रिक लॉरेंस को। और यहां से क्या क्या सवाल आ सकते हैं? 2 बड़े महत्वपूर्ण सवाल ने, जरा ध्यान देंगे। ये सबसे महत्वपूर्ण एक सवाल ये है कि जब कैबिनेट मिशन भारत में आया तो उस समय पर ब्रिटेन के पीएम कौन थे? तो उस समय पर ब्रिटेन के पीएम थे साहब आपके क्लीमेंट एटली। ध्यान रखना है सवाल वही है, मगर थोड़े से अलग से पूछ सकता, अलग से कुछ नहीं होता, होते वही है, मगर हम इनको कभी पढ़ नहीं पाते, इसलिए हमें ऐसा लगता है कि सवाल नए आ गए। नए नहीं है साहब। एक और बात ध्यान रखेंगे कि उस समय पर ब्रिटेन की महारानी कौन थी? महारानी थी साहब उस समय पर एलिजाबेथ द्वितीय।
एलिजाबेथ द्वितीय उस समय पर महारानी थी, आज भी ये महारानी है। इनके बारे में एक बात हमेशा ध्यान रखना कि ये सबसे लंबे समय तक शासन करने वाला व्यक्ति है। व्यक्ति में पुरुष और महिला दोनों शामिल हो गए साहब। सबसे लंबा शासन इन्हीं का है और आज भी गद्दी पर बैठी हुई है। एक और बात ध्यान रखेंगे, उस समय पर भारत का वायसराय कौन था जब कैबिनेट मिशन आया? तो वायसराय थे साहब आपके लॉर्ड बेवेल, वायसराय थे लॉर्ड बेवेल। अब कैबिनेट मिशन भारत आता है और कैबिनेट मिशन ने भारत में मुस्लिम लीग और कांग्रेस पार्टी दोनों पार्टियों से चर्चा की और चर्चा करने पर एक निष्कर्ष ये निकाला कि भारत में एक संविधान सभा का गठन किया जाए। तो इसका एक बात ध्यान रखेंगे कि कैबिनेट मिशन ने ये कहा कि भारत में संविधान सभा का गठन किया जाए। तो एक सवाल पेपर में आता है कि संविधान सभा के गठन की मांग को किस मिशन ने स्वीकार किया था? तो वो था हमारा कैबिनेट मिशन। अगली एक और बात ध्यान रखना साहब, इस कैबिनेट मिशन ने पाकिस्तान के निर्माण की जो मांग थी, वो पाकिस्तान के निर्माण की जो मांग थी, इस मांग को अस्वीकार कर दिया। इसने कहा कि पाकिस्तान का निर्माण नहीं होगा। इसने इस मांग को अस्वीकार कर दिया कि पाकिस्तान के निर्माण नहीं किया जाएगा, केवल एक ही देश आजाद होगा जिसका नाम होगा साहब आपका भारत। अब इसने संविधान सभा की मांग को स्वीकार कर लिया कि संविधान सभा का गठन साहब किया जाएगा। अब आगे की कहानी क्या हुई कि अगला प्रश्न सबके दिमाग में आया कि भाई संविधान सभा का गठन किया जाए तो किया कैसे जाए? ये संविधान सभा है क्या, इसको भी जरा समझते हैं। अगर आपको कोई स्क्रीनशॉट लेना तो ले सकते हैं। देखिए संविधान सभा बड़ा सिंपल सा शब्द है। संविधान सभा, संविधान सभा उन लोगों का समूह था, या संविधान सभा उन लोगों का समूह था जिन लोगों को संविधान बनाने की जिम्मेदारी दी गई थी, या जिन लोगों को संविधान, या जिन लोगों के द्वारा संविधान तैयार किया गया, उन लोगों के समूह को संविधान सभा कहा गया। अब संविधान सभा का से जुड़े हुए बहुत सारे सवाल आपके पेपर में आ सकते हैं। संविधान सभा की मांग की अगर बात की जाए तो संविधान सभा की मांग सबसे पहले 1895 में तिलक ने स्वराज अधिनियम के माध्यम से की थी। स्वराज अधिनियम के माध्यम से सबसे पहले इन्होंने मांग की थी। ये बात आपको ध्यान रखनी है कि स्वराज अधिनियम के माध्यम से सबसे पहले मांग की गई। मांग समय समय पर बहुत बार उठी। दूसरी बार मांग देख सकते हैं कि साहब माना जाता है कि 1916 में जब तिलक और एनी बेसेंट ने होम रूल आंदोलन चलाया, तो इस होम रूल आंदोलन में भी इस संविधान सभा की मांग की गई। उसके बाद माना जाता है कि 1922 में महात्मा गांधी ने भी ये कहा कि साहब भारतीयों के लिए एक संविधान सभा बनाई जाए, या जब देश हमारा आजाद हो तब संविधान सभा बने। उसके बाद साहब संविधान सभा की मांग 1934 में एम.एन. राय के द्वारा की गई। एम.एन. रॉय नाम के व्यक्ति थे, इन्होंने संविधान सभा की मांग की और साथ के साथ संविधान सभा का प्रारूप भी बताया। तो प्रारूप भी बताया सबसे पहले, या कह सकते हैं कि सबसे पहला प्रारूप जो था वो साहब सबसे पहला प्रारूप भी इन एम.एन. राय के द्वारा दिया गया था। इसके बाद साहब 1938 में कांग्रेस का जो अधिवेशन था वो फैजपुर में बुलाया गया था। फैजपुर अधिवेशन ये बुलाया गया था। इस फैजपुर अधिवेशन के जो अध्यक्ष हुआ करते थे, इसके अध्यक्ष थे साहब आपके पीटी नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू। इन्होंने पीटी नेहरू ने भी संविधान सभा की मांग की। तो कांग्रेस की तरफ से आधिकारिक तौर पर पहली बार मांग फैजपुर अधिवेशन में की गई थी। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने मांग की थी फैजपुर अधिवेशन से। एक और बात ध्यान रखना, ये कांग्रेस का एकमात्र अधिवेशन है जो साहब गांव में आयोजित किया गया। एकमात्र अधिवेशन जो गांव में आयोजित हुआ था उसका नाम साहब आपका फैजपुर अधिवेशन था। इसके अध्यक्ष भी ध्यान रखना है और सन भी आपको ध्यान सन आपको ध्यान रखना है। सन है 1936। 1936 में फैजपुर अधिवेशन बुलाया गया था, गांव में आयोजित पहला अधिवेशन था और पीटी नेहरू इसके अध्यक्ष हुआ करते थे। तो इस प्रकार संविधान सभा की मांग की गई। अब संविधान सभा का साहब चुनाव कैसे होना था, इस या संविधान सभा का गठन कैसे होना था, तो यह निश्चित किया गया कि 10 लाख की आबादी पर 10 लाख पर एक सदस्य संविधान सभा में चुना जाएगा। 10 लाख पर एक सदस्य। अब 10 लाख पर एक सदस्य कैसे चुना जाएगा, इसको भी जरा समझते हैं। अगर आपको एक स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हैं। देखिए साहब, भारत की अगर बात की जाए तो भारत उस समय पर कैसा दिखाई देता था जब हमारे देश में संविधान बनाने की मांग चल रही थी या संविधान सभा का गठन हो रहा था। उस समय पर भारत साहब आपका 2 भागों में बटा हुआ था। एक भाग जो होता था, इस भाग को कहा जाता था साहब आपका ब्रिटिश भारत,
और दूसरा वाला भाग कहलाता था साहब आपका देसी रियासती। अब इन दोनों में क्या क्या अंतर था और क्या क्या था? आप कहोगे कि साहब ये ब्रिटिश भारत है, देसी रियासत, क्या अंग्रेजों का सारे भारत पर अधिकार नहीं था? था साहब। अंग्रेजों ने जिस भाग को युद्ध करके जीता उस भाग को कहा गया ब्रिटिश भारत, और जिस भाग को अंग्रेजों ने संधि करके प्राप्त किया उसको कहा गया साहब आपका देसी रियासत। होता क्या था कि इस ब्रिटिश भारत को अंग्रेजी सरकार ने फिर से दो भागों में बांट रखा था। एक को नाम दिया गया था साहब आपका ब्रिटिश प्रांत और दूसरे को नाम दिया गया था साहब आपका चीफ कमिश्नरी क्षेत्र। अब ये तो साहब ये जो आपको ब्रिटिश भारत का विभाजन दिखाई दिया, ये 1935 के अधिनियम में बड़े स्पष्ट तौर पर दिखाया गया है। उस समय पर भारत में 11 ब्रिटिश प्रांत बनाए गए थे और 4 बनाए गए थे साहब आपके चीफ कमिश्नरी क्षेत्र, 4 बनाए गए थे। देशी रियासतों की उस समय पर संख्या जो हुआ करती थी वो संख्या थी साहब आपकी 93 देशी रियासतें थी। अब इनका शासन चलता कैसे था? जो युद्ध करके जीता उसको ब्रिटिश भारत कहा गया और यहाँ पर प्रत्येक प्रांत हो गया, और प्रांत का जो प्रमुख अंग्रेजी सरकार बनाती थी उसको कहते थे गवर्नर। यहाँ पर सारे के सारे अधिकार अंग्रेजी सरकार के पास होते थे। और जबकि जो देशी रियासत होती थी, यहाँ का जो राजा महाराजा जो हुआ करते थे, ये राजा महाराजा ही यहाँ का शासन चलाया करते थे, मगर अंग्रेजी सरकार ने इनके साथ संधि कर रखी थी। जैसे एक बड़ी फेमस संधि थी जिसका नाम था सहायक संधि। सहायक संधि को देने वाले जो व्यक्ति थे इनका नाम था साहब आपका लॉर्ड बेलेजली। बहुत बार पेपर में आ चुका है साहब कि सहायक संधि किसने दी थी? लॉर्ड बेलेजली ने। ये सहायक संधि बड़ी सिंपल है, इतिहास में और ज्यादा चर्चा करेंगे। समझने के लिए इतना समझ लीजिए कि रक्षा, विदेश, संचार के मामले, जितने भी मामले थे वो अंग्रेजी सरकार के पास आ गए थे, और बचे कुछ मामले इन राजा महाराजाओं को ही अंग्रेजी सरकार ने सौंप रखे थे। अब हुआ क्या कि जो संविधान सभा का गठन होना था वो कैबिनेट मिशन ने बड़े स्पष्ट तौर पर कह दिया था कि संविधान सभा पूरे भारत के लिए एक बनेगी, चाहे वो देशी रियासत हो और चाहे ब्रिटिश भारत हो, सबके लिए एक ही संविधान सभा का गठन किया जाएगा। अब इस संविधान सभा का गठन 10 लाख पर एक सदस्य के आधार पर किया जाना है, मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। तो कैसे कैसे इनका चुनाव होता है इसको भी जरा समझना थोड़ा सा। हम इसको कई भागों में विभाजित कर देते हैं। कैसे विभाजन करते हैं जरा इसको थोड़ा सा समझ लीजिए। देखिए साहब, उस समय पर संविधान सभा का जो गठन था वो कैसे हुआ, जरा इसको समझिए साहब। संविधान सभा का जो चुनाव था वो चुनाव करवाने की घोषणा की गई थी जुलाई 1946 में। इसका चुनाव होना था और 10 लाख पर एक सदस्य चुना जाना था। ये आप सबको याद भी हो गया होगा, 10 लाख पर एक सदस्य। कुल सदस्यों की संख्या जो निकल करके आई थी वो 389 सदस्य निकल करके आए थे। अब इन 389 सदस्यों का फिर से विभाजन किया गया था साहब। अब विभाजन कैसे हुआ? मैंने आपको बताया कि साहब ब्रिटिश भारत और देशी रियासत 2 भागों में भारत बटा हुआ था। देशी रियासत 2 भागों में बटा हुआ था। ब्रिटिश भारत फिर से 2 भागों में बटा हुआ था साहब। एक कहा गया था आपका ब्रिटिश प्रांत और दूसरे वाले भाग को कहा गया था साहब आपका चीफ कमिश्नरी क्षेत्र। यहां से एक सवाल देखना साहब, आपका पेपर में जरूर आने की संभावना रहती है। चीफ कमिश्नरी क्षेत्र, ब्रिटिश प्रांत से उस समय पर 292 सदस्य चुने गए थे साहब, और चीफ कमिश्नरी क्षेत्र से आपके 4 सदस्य चुने गए थे। 4 चीफ कमिश्नरी क्षेत्र भी आप याद कर लें हाथ क्या। पहला क्षेत्र था साहब आपका दिल्ली, दूसरा वाला क्षेत्र था जिसका नाम था कुर्ग पड़ता है आज की तारीख में साहब आपका कर्नाटक में। तीसरा वाला क्षेत्र था साहब आपका मारवाड़ा कहते थे इसको, अजमेर मारवाड़ा। और चौथा वाला क्षेत्र था जिसका नाम था साहब आपका बलूचिस्तान। अब ये बलूचिस्तान आज की तारीख में भारत में नहीं है साहब, ये कहां पर पहुंच गया है आपका पाकिस्तान। ये 4 चीफ कमिश्नरी क्षेत्र थे। ब्रिटिश प्रांतों की अगर मैं बात करूं तो ब्रिटिश प्रांत उस समय पर 11 थे, 11 ब्रिटिश प्रांत थे। केवल इनकी आप संख्या देख लें, 11 ब्रिटिश प्रांत उस समय पर थे। यहां से 292 सदस्य आने थे, 4 आने थे चीफ कमिश्नरी क्षेत्र से। इस प्रकार ब्रिटिश भारत से टोटल 296 सदस्यों का चुनाव होना था। और देशी रियासतों से संख्या जो आनी थी साहब आपकी वो आनी थी 93 सदस्य देशी रियासतों से आने थे।
ये संविधान सभा के कैबिनेट मिशन ने पहले ही निश्चित कर दिया था कि जो देशी रियासतों के संख्या होंगे, ये संख्या चुनने का अधिकार दिया जाएगा राजा महाराजाओं को। तो एक प्रकार से कह सकते हैं कि ये मनोनीत करने का अधिकार इनको दिया गया था कि अपने आप भी 93 सदस्यों को चुन करके भेज देंगे साहब। और जो ब्रिटिश भारत था, इस ब्रिटिश भारत में करवाया जाना था साहब आपका चुनाव, और ये जो चुनाव होना था, ये चुनाव होना था वयस्क मताधिकार के आधार पर। वयस्क मताधिकार के आधार पर यह चुनाव होना था। चुनाव होने के बाद इन सदस्यों का चुनाव किया गया था। संविधान सभा का चुनाव हो गया। चुनाव होने के बाद स्थिति क्या बन के आई? वो स्थिति ये बन के आई कि साहब 296 जो ये सीटें थी, इन 296 सीटों में से सबसे बड़ी पार्टी जो बनकर के उभरी थी, उस सबसे बड़ी पार्टी का नाम था साहब आपका कांग्रेस पार्टी। 208 सदस्य इस पार्टी ने जीते थे। दूसरी बड़ी पार्टी बनी थी साहब आपकी मुस्लिम लीग। मात्र 73 सीटों पर यह पार्टी आपकी सिमट गई, और अन्य के खाते में जो गए थे वो साहब आपके 15 सीटें अन्य के खाते में गए, या 15 सदस्य अन्य से आपके निर्वाचित किए गए थे, या अन्य से चुने गए थे। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात मैंने आपको बताई है। अगली एक और बात समझनी है कि कैबिनेट मिशन ने एक और बात निर्धारित की थी। वो क्या निर्धारित की थी कि यहाँ पर सीटों का जो निर्धारण होगा वो वर्ग के आधार पर भी किया जाएगा। संविधान सभा में इन्होंने ये निर्धारित कर दिया कि 4 सदस्य तो कम से कम सिख समुदाय से होने हैं। ऐसा नहीं है कि 4 से ज़्यादा नहीं हो सकते, न्यूनतम 4 होने जरूरी है। मुस्लिम लीग के बारे में, और मुस्लिम जो सदस्य थे, इन मुस्लिम सदस्यों की संख्या निर्धारित की गई थी साहब आपके 79 कि 79 सदस्य तो मुस्लिम कम से कम होने चाहिए। और सामान्य वर्ग में साहब आपके सभी आ गए, हिंदू हो गए, बुद्ध हो गए, ईसाई वगैरह जितने भी थे वो सारे आ गए। इनकी संख्या निर्धारित की गई थी साहब आपकी 213। इस प्रकार कुल मिलाकर के संविधान सभा के लिए 296 सीटें साहब आपकी निर्धारित कर दी गई थी कि किस वर्ग से कितनी सीटें आपकी चुनी जानी है। अब संविधान सभा का चुनाव हो गया। कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी बनकर के उभरी 208 के साथ, 73 मुस्लिम लीग और 15 अन्य के खाते में पहुंच गए। अब होता क्या है कि ये जो संविधान सभा थी, इस संविधान सभा का चुनाव होने के बाद इसका जो पहली बार गठन किया गया, वो गठन किया गया साहब आपका 6 दिसंबर सन 1946 में। 6 दिसंबर 1946 में इसका गठन किया गया, और जबकि इसको जो समाप्त कर दिया गया था वो 24 जनवरी सन 1950 को इसको समाप्त कर दिया गया था। 24 जनवरी 1950 को यह समाप्त होगी। गठन हो गया था 6 दिसंबर 1946 में। अब इसके बाद क्या होता है कि संविधान सभा का एक गठन हो जाता है। संविधान सभा के गठन होने के बाद आगे की क्या गतिविधि थी, इस पर अभी अगली क्लास में चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही है, धन्यवाद। मैं समझता हूँ आप सबको समझ में आया होगा, और चलिए फिर आपको अगली क्लास में मिलते हैं। खुश रहिए, आबाद रहिए, मेहनत करते रहिए। कोशिश करनी है कि इस बार एसआई का सिलेक्शन लेकर ही रहना है। एनटीपीसी भी दोबारा दूसरे चरण का शुरू होगा, उसमें भी तैयारी करनी है। और जीडी भी आपका सिर पर है। आपको जो क्वेश्चन से संबंधित पीडीएफ है वो हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगी। इसका लिंक हम आपको नीचे वीडियो में दे देंगे। अगर आपका फिर भी कोई सवाल है तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। हमारे केसीजी का नंबर भी इस वीडियो में आपको शो हो जाएगा। अगर आपकी कोई भी दिक्कत है तो आप पर्सनली वहां पर जाकर के मैसेज भी कर सकते हैं। इसका तुरंत आपको रिप्लाई मिलेगा। तो बाकी क्लास अगली क्लास में करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।